हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। मैं उज्जवल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन और प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए साथियों, आपकी सीटेट की परीक्षा अब धीरे धीरे नजदीक आने वाली है। यानी कि आज 2 दिसंबर हो चुका है। आप सभी के पास लगभग लगभग में अगर देखा जाए तो 50 दिन का टाइम बचा हुआ है। कितने 50 डेज आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 50 डेजों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनके मन में चलता रहता है कि हम 15 दिन पढ़ लेंगे, सीटेट का एग्जाम क्लियर कर ले जाएंगे, या हम 10 दिन पढ़ लेंगे, सही ढंग से सीटेट का एग्जाम क्लियर कर ले जाएंगे। तो ये गलत फहमी में ना रहा करें कि हम 10 दिन पढ़ लेंगे, 15 दिन पढ़ लेंगे, क्योंकि जब पेपर होता है ना, तो पेपर के बाद ही आप समझ पाते हैं कि पेपर आया कैसा था। समझ रहे हैं? तो जितने भी भाई बहन हैं, जितने जितने भाई बहन हैं, आप लोग जितने लोग सीटेट का फॉर्म भर के रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको डेली क्लास अपडेट कराई जा रही है, डेली क्लास हो रही है। और मैं जितनी मेहनत आप सभी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपको समझ लो, मैं अगर बताऊं तो आपकी जो क्लास रिकॉर्डेड होती है ना, क्लास जिनको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कभी 2 बज जाते हैं रात में, कभी 1 बज जाता है, कभी किसी को बुलाना पड़ता है तब जाकर, और ये सारा काम मुझे खुद अकेले ही करना पड़ता है। कोई यहाँ है नहीं मेरे पास आसपास, समझ लो, मेरे आसपास कोई नहीं। और ये क्लास जो रिकॉर्डेड होती, कभी कभी रात में हो जाती, कभी दिन में समय मिल पाता है जैसे। और आपको देखिए प्रैक्टिस सेट भी करवाना पड़ता है, और आपको हर एक चीज अवेलेबल करवा रहा हूं मैं। तो जितने भी भाई बहन हैं, अभी से आप लग जाइए, ताकि आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर हो सके। देखिए बार बार सीटेट का एग्जाम क्लियर करना कि, देखो, अब 1000 रुपए पड़ती है, हर 6 महीने बाद आएगा ये। तो अब क्या हर 6 महीने बाद हम सीटेट की तैयारी थोड़ी ना कर लेंगे? आगे टीचरिंग की भी तो तैयारी करनी है। टीचिंग टीचर बनना तो खाली सीटेट एग्जाम देना है क्या? नहीं। आप लोग एक बार मेहनत कर लीजिए और सीटेट का एग्जाम पास कर ले, चाहे फर्स्ट हो और चाहे आपका सेकेंड वाला। समझ गए? फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए इसमें दोनों भाग अलग अलग हो गए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस बार जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है वो सुबह होगा, फर्स्ट मीटिंग में होगा। ठीक है? कब होगा? फर्स्ट मीटिंग में। और आपकी करेक्शन की भी डेट चालू हो गई, आप लोग फार्म को करेक्शन कर लीजिएगा। तो आज हम आप सभी के लिए जो क्लास लेकर आए हैं, यानी कि आपका प्रैक्टिस सेट है साइंस का। प्रैक्टिस सेट होगा कौन कितने नंबर का? 4 नंबर का। हम 3 नंबर के प्रैक्टिस सेट हल करवा चुके हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 4 नंबर का है। और जितने भी भाई बहन है, अगर आपको आपको लग रहा है कि हमारा कुछ छूट रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, स्मार्ट एजुकेशन राइट। मतलब जो पेपर की यहाँ प्रैक्टिस सेट होती, उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए प्रैक्टिस बहुत करना जरूरी। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो समझ लीजिए आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखते रहते नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे एक चीज को आप क्लियर करते हुए पढ़िए, आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। समझ गए? अगर और किसी को समस्या हो रही तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, 9198943584। आप अगर इसमें, देखिए यहाँ पर कोई आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सब फ्री अवेलेबल है, हर एक चीज फ्री। मतलब आपको डेली प्रैक्टिस मिल रहा है, डेली आपको क्विज करवाता हूं मैं। ठीक है? आपको यहाँ पर अगर जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर डेली क्विज करवाने को मिलेंगे। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देखिए आज हमने एक एसएमएस आया तो हमने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा कि हमारी बात कहीं तक तो पहुंच रही। अगर आप तक थोड़ी सी भी बात अगर हमारी पहुंच रही हो, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, थोड़ा शेयर कर दिया करिए, और थोड़ा कमेंट भी किया करिए, जिससे और हमें मोटिवेशन में मिलेगा। जितना आप हमें मोटिवेशन देंगे, हम आपके प्रति उतना काम ज्यादा करेंगे। समझ रहे साथियों? तो आप लोग थोड़ा हौसला बढ़ाइए ताकि और दम लगे। देखिए अभी हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, इतनी अच्छी व्यवस्था सब आप ही करवा सकते हैं, समझ लीजिएगा। तो जिस दिन डिजिटल बोर्ड हो जाएगा उतनी दिन और मजा आ जाएगी। तो चलते हैं, आज हम लोग अपने साइंस के प्रैक्टिस सेट पर हम लोग हल करेंगे, इसको फटाफट देखते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और प्रैक्टिस सेट हल करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी को इसके आंसर बताने हैं, समझ रहे? आंसर बिना बताए आपको जाना नहीं है, आपको इसके आंसर जरूर बताने हैं। ठीक?
आपको उसमें 2 सेकंड का समय दूंगा, 5 सेकंड का, उतनी देर में आपको आंसर बताना है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखते हैं, यानी कि साइंस का प्रैक्टिस सेट आपका 4 नंबर का है और ये प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर आप अगर हल कर ले जाओगे तो आपका बेहतर रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम लोग उनको हल करेंगे और आप सभी को उनको आंसर बताने कमेंट करके जरूर जरूर, ठीक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि एक खिलौना कार 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से सीधी रेखा में गति कर रही है और 1 मिनट के पश्चात विरामावस्था में आ जाती है। तो इसने कितनी दूरी तय की? कौन सी अवस्था में आ जाती? विरामावस्था में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। क्वेश्चन पढ़ दिया सभी लोगों ने। तो 600 यानी कि आपका हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर या 360 सेंटीमीटर या 300 मीटर। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग पहले, फिर मैं बताऊं इसका आंसर क्या है। तो वो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट के बिना नहीं मजा आती है, ठीक है। कमेंट करोगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि कैसी क्लास लग रही है, आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही है। जो कुछ भी आप लोग कमेंट करके बताया जरूर करें। तो देखो, इसको अगर समझोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखो इसको बताता हूँ, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? गति गुणे समय, ठीक है। तो अब गति कितनी है? गति आपकी दे रखी 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखी। तो 1 मिनट में यानी कि कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, समझ गए। तो दूरी आपकी कितनी है? दूरी हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब इतना हो गया और गुणे हम लोग इसको किससे कर देंगे? 60 से। किससे कर देंगे? 60 सेकंड से। तो इसकी अगर गुणा करोगे तो 6 की गुणा करोगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 360 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 360 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक छोटी गेंद का आयतन 25 सेंटीमीटर परिकलित किया गया और वायु में इसका भार 30 ग्राम है। यह गेंद जल में तैरेगी या डूबेगी? अब बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। एक गेंद, छोटी गेंद का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया गया और वायु में इसका भार 30 ग्राम है। यह गेंद जल में तैरेगी या डूबेगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डूबेगी। कैसे हो जाएगा? डूबेगी। यानी कि अगर इसको देखोगे तो किसी पिंड के द्रव्यमान के आयतन के अनुपात में पिंड पदार्थ घनत्व के रूप में जाना जाता है। अब देखो P और m/v, ठीक है, जहां P क्या है आपका? घनत्व हो जाएगा और m आपका द्रव्यमान हो जाएगा और v जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो आपका भार जो दे रखा है वो भार कितना है? 30 ग्राम। और आयतन आपका जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको हल करोगे तो यानी कि P बराबर v, तो गेंद का घनत्व कितना हो जाए? 30 ग्राम और अपान में 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस घनत्व की तुलना में देखोगे जल के घनत्व से कीजिए। अब जल के घनत्व लगभग कितना, यानी कि क्यूब, ठीक।
तो गेंद यानी कि गेंद का घनत्व कितना 1.2 आ जाएगा, तो ये आंशिक रूप से क्या हो जाएगी आपकी डूबेगी। राइट आंसर ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े। देखो तीसरा क्वेश्चन, पढ़ो आंसर बताओ। बल्ब के तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है? तो बल्ब के तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है? उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बल्ब के तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है, तो देखो इसमें इसका राइट आंसर देखोगे तो उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक हो जाएगा। देखो चाहे बल्ब अगर बात की जाए, बल्ब में तंतु गुण जो वे उसे प्रदीप्त करता है जो उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक संयोजन, यानी कि जब विद्युत धारा तंतु से होकर गुजरती है तो तंतु का उच्च प्रतिरोध उसे क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक है। अब उच्च गलनांक सुनिश्चित करता है कि तंतु पिघले या टूटे बिना उत्पन्न उष्मा के सामना कर सके। जैसे ही तंतु गर्म होता है या एक ऐसे तापमान में पहुंच जाता है जिस पर यह दृश्य प्रकाश उत्सर्जित शुरू कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर भैया, आपको इसके कमेंट करके आंसर जरूर बताने हैं, और पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन स्मार्ट एजुकेशन राइट को ज्वाइन कर ले। पीडीएफ वहाँ मिलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस करो प्लस फिर अपने आप प्रैक्टिस करो, तो इससे ये फायदा हो जाएगा, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है अभिकथन, ऊंचाइयों पर जल का क्वथनांक निम्न हो जाता है, कारण ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब हास्य होता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन सत्य है किंतु कारण असत्य है, अभिकथन असत्य है किंतु कारण सत्य है। तो क्या हो जाएगा? अब इसका राइट आंसर देखोगे तो आपका ए वाला सही हो जाएगा कि अभिकथन कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक, क्योंकि देखो ऊंचाइयों पर जल का क्वथनांक निम्न हो जाता है, या तो सत्य है। ठीक है, क्यों कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का हास्य होता है। वायुमंडल दाब पृथ्वी के वायुमंडल में वायु के अणुओं के भार के द्वारा लगाया गया बल। जैसे जैसे अब आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो हमारे ऊपर वायु की मात्रा कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप यानी वायुमंडल दाब का हास्य होता है। ठीक है, अब आगे बात करें, अगर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या है, किसी पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब प्रवेश के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाइयों पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और कम वायुमंडलीय दाब का अर्थ है कि जल के क्वथनांक तक पहुंचने के लिए आवश्यक वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जल समुद्र तल की तुलना में कम तापमान पर क्वथनांक तक पहुंच सकता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पढ़ो। ध्वनि सभी माध्यमों में संचरित होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ कंपन करती है विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा आपका। कंपन जितना उच्च आयाम होता है ध्वनि उतनी प्रबल होती है, ये भी सही है। कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए वाला, देख लो ए कहां पर दे रखा है, और सी वाला और डी वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ए सी डी वाला। ठीक है, क्योंकि देखो अगर बात करें तो ध्वनि सभी माध्यमों में संचरित होती है, सही है। ठीक है, देखो चाहे ध्वनि
तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है जो ठोस, द्रव और गैस सहित विभिन्न माध्यमों से प्रसारित हो सकती है। अब कुछ कंपन करती है विशिष्ट वस्तुओं, जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, कथन गलत है। ध्वनि किसी कंपनशील वस्तु पिंड द्वारा उत्पन्न होती है। जब एक वस्तु कंपन करती है तो वह प्रवेश के माध्यम अव्यवस्था उत्पन्न करती है। ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर देखेंगे। कह रहा एक वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? आभासी प्रतिबिंब सर्वदा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा या सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब भिन्न साइज का हो सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का होता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती। ये वाला सही है। कैसे? देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता, और यह प्रदीप्त उल्टा होता है। ठीक है, आगे आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती दिखाई देती हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह भी सीधा होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका 3rd नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पहचानिए। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर या बल लगाती है, या किसी सतह में इकाई क्षेत्रफल का कार्य करता बल, या अस्पर्शी बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, दाब, चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, दाब व घर्षण, दाब, घर्षण या चुंबकीय बल। क्या होगा इसका राइट आंसर? अब क्या कर रहा है, जैसे प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर बल लगाती है, तो अगर देखोगे तो इसमें क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर बल लगाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यानी कि 2nd नंबर हो जाएगा। ए गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ठीक है, बी अगर देखोगे तो दाब, किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करते बल को दाब कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी किसी सतह पर इकाई करते हुए, तो वो क्या कहलाता है? दाब। अब इसमें चुंबकीय बल, अस्पर्शी, देखो यानी असंपर्क बल वे बल होते हैं जो प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं पर कार्य कर सकते हैं, असंपर्क बल कहलाते हैं। तो चुंबकीय बल हो गया। ठीक है, इसलिए 2nd नंबर आपका राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहचानिए कि कौन एक भोज परिरक्षक नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, जहां पर नहीं शब्द पूछ ले वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, या सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखो, अब इसको अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। अब बताते हैं सोडियम कार्बोनेट क्यों। देखो, सोडियम कार्बोनेट जिसे सोडा एस या वार्षिक सोडा भी कहा जाता है, यह एक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर शोधन उत्पादों और जल मृदुकारक के रूप में किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग भोज परीक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में रोगाणुरोधी गुण नहीं होते हैं। कौन से गुण नहीं होते हैं? रोगाणुरोधी।
या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नहीं रोकता, और ये भोज परिप्रेक्ष्यों के लिए एक प्रमुख विशेषता है। अगर ये रोकेगा नहीं तो कैसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे परिरक्षक, ठीक है। तो इसीलिए परिरक्षकों के एक प्रमुख विशेषता। अब सोडियम बेंजोएट की बात करें तो सोडियम बेंजोएट एक सामान्य भोज परिरक्षक है। इसमें रोगाणुरोधी कर्मक हैं जो जीवाणु, ईस्ट और फफूंद की वृद्धि को रोकते हैं। और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की बात करें तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक अन्य भोज परीक्षक है। यह एक प्रतिआक्सी कारक एवं रोगाणुरोधी कर्मक है। सोडियम क्लोराइड की बात कर ले तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट यानी साधारण नमक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का स्वाद बढ़ने से कुछ भोज्य पदार्थ को संचित करने की भूमिका निभाता है। इसका प्राथमिक कार्य परिरक्षक की बजाय मसाला यानी कि के रूप में है। समझ गए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, ये कह रहा है। तो इसको देखो, यानी 2Na प्लस MgO, Mg प्लस CuO, Zn प्लस Cu, Cu प्लस FeSO4। अब देखो सबसे पहले हम यानी कि इसकी बात कर लेते हैं 2Na प्लस MgO, यानी कि ये Na क्या है आपका हो जाएगा सोडियम और मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अब देखो 2Na प्लस MgO, तो ये अभिक्रिया जो बन जाएगी Na2 प्लस Mg, ठीक है। तो यह अभिक्रिया संभव है, यानी कि आपकी ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संभव है। आगे बात करते हैं अगले की, Mg प्लस CuO। अगर इसको बनाओगे तो ये बन जाएगा MgO और प्लस Cu, ठीक है। तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यह अभिक्रिया भी संभव, क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। और उसमें क्या था, सोडियम मैग्नीशियम की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं Zn प्लस CuO की। तो यह अभिक्रिया यानी कि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो इसीलिए ये बन जाएगा ZnO प्लस Cu, ठीक। क्योंकि देखा जाए तो यानी कि जिंक कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ अभिक्रिया करता है तो अधिक अभिक्रियाशील जिंक यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप जिंक ऑक्साइड ZnO और कॉपर धातु Cu का निर्माण होगा। आगे बात करते हैं Cu प्लस FeSO4। तो Cu FeSO4 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉपर, यानी कि ये कॉपर हो जाएगा, और Fe आयरन हो जाएगा। तो तुलना में कम अभिक्रियाशील है, ये तुलना में क्या हो जाएगा, कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, केवल डी वाला सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक तत्व जो भिन्न ऑक्साइड A और B बनाता है, दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन, गंधहीन एवं गैस है। A मानवों के लिए हानिकारक है और B हरित घर। पहचानिए A, B क्रमशः हैं नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या सल्फर ऑक्साइड एवं सल्फर ट्राईऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ये हो गया Cu। तो कार्बन मोनोऑक्साइड या एक रंगहीन एवं गंधहीन एवं विषैली गैस है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन युक्त ईंधन जैसे गैसोलीन प्राकृतिक गैस को कोयला में अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है, ठीक है। किसके,
यानी कि कोयला के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है और यह मानव स्वास्थ्य पर अनेक हानिकारक प्रभाव डालती है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को आबद्ध कर रोकती है, जिससे ऑक्सीजन अभिगमन क्या हो जाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपकी बात करें CO2 की, तो CO2 या कमरे के तापमान में एक रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हरित ग्रह है, जो प्रकृत रूप से पृथ्वी वायुमंडल में उपस्थित है। समझ गए। अब देखो जैसे इनकी भी बात कर ले, नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड एक हरित ग्रह गैस है, लेकिन मानवों के लिए ये यानी कि विषैली नहीं है, ठीक है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही रंगहीन गैस है, ये भी नहीं हो सकती है। और हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड जल यानी H2O के साथ के लिए एक अन्य शब्द है, जो कमरे के तापमान पर एक द्रव है, ना कि गैस। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2 यानी H2O2 पर रंगहीन द्रव है और कमरे के तापमान पर गैस नहीं है, इसीलिए आपका राइट आंसर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय केवल भौतिक परिवर्तन है। कौन सा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, बताओ भैया। तो निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग और आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना, ब्रेड रोटी का जलना और तेल का उबलना। रोटी ब्रेड का जलना और कॉपर संरचना क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना, किसका हो जाएगा। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। देखो भौतिक परिवर्तन आमतौर पर उत्क्रमणीय होते हैं, ऐसे परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण जैसे कांच का टूटना, जल का उबलना, गेहूं का पीसना, ठीक। तो आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना दोनों ही भौतिक परिवर्तन है। आइसक्रीम का जमना एक भौतिक परिवर्तन है, जिसमें द्रव आइसक्रीम ठंडा होने पर ठोस अवस्था में बदल जाता है। और कैंडी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कैंडी के कण एक समांगी घोल बना यानी बनाने के लिए विलायक जैसे जल के साथ समान रूप से मिश्रित होते, इसी प्रकार उनमें केवल भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगर लोहे का जंग और आइसक्रीम का पिघलना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब ब्रेड यानी कि ब्रेड और रोटी का जलना, तेल का उबलना, दोनों रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। रोटी ब्रेड का जलना और कॉपर संरक्षण एक रासायनिक परिवर्तन, तो इसीलिए आपका सेकंड नंबर वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, यस लिखें। क्वेश्चन है पॉलीएस्टर एस्टरों की पुनरावृत्त श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक रसायन है और एक विशिष्ट फलों की गंध देता है। एस्टर केवल H2 कह रहा है, एस्टर केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से बने होते हैं और कार्बन की श्रृंखलाएं गुण इसकी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। S1 और S2 दोनों सही हैं, S2 और S1 सही व्याख्या है। S1 और S2 दोनों सही हैं और S2 S1 की सही व्याख्या नहीं है। S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, यानी कि पॉलीएस्टर के पुनरावृत्त श्रृंखलाओं से बना होता है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि पॉलीएस्टर एक कृत्रिम बहुलक है, जो एस्टर एकलग की पुनरावृत्त इकाइयों से बनाया जाता है। विशेष रूप से पॉलीएस्टर बहुलीकरण नामक एक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर है, यदि अमोनिया क्लोराइड को एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है और सोडियम क्लोराइड को एक साथ मिश्रित कर गर्म किया जाए, तब क्या होने की संभावना है। तो क्या बन जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड
उसमें क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। सेकेंड नंबर वाला सही है। देखो, ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैसीय अवस्था का संक्रमण है। अब देखो, अमोनियम क्लोराइड गर्म होने पर सीधे ठोस से गैसीय अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए जिसमें एक ऊर्ध्वपातन योग्य अशुद्धता या इस मामले में लगभग एक ऊर्ध्वपातन योग्य वाष्पशील घटक होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा है। क्या हो जाएगा बताएं। सेजल के पास दो रंगहीन विलयन है, एक्स और वाई। वह एक्स और वाई में हल्दी का विलयन डालती है। चलो ठीक है, एक्स पीला हो जाता है और वाई ईंट के समान लाल हो जाता है। ठीक, तब वह वाई को एक्स में डालती है और लाल रंग हल्का होना आरंभ हो जाता है। आप एक्स और वाई की प्रकृति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक्स और वाई लवण है, एक्स वाई क्षार है। एक्स सीमित सूचनाओं के आधार पर ज्ञात नहीं किया जा सकता। वाई एक क्षार है और एक्स अम्ल है। एक्स क्षार है और वाई अम्ल है। तो देखोगे, देखो हल्दी की बात करें तो हल्दी में क्या होता है, करक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है जिसका रंग कैसा होता है, पीला। हल्दी में कौन सा रंग होता है, करक्यूमिक। लिख दूं, करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है जिसका रंग पीला होता है। अब इसमें क्या है, क्योंकि हल्दी एक क्या है, अम्ल है। हल्दी एक क्या हो जाएगी, यानी कि अम्ल हल्दी के साथ अपक्रिया करके पीला रंग उत्पन्न कर सकता है। दूसरी ओर जब वाई में हल्दी के विलयन को मिलाया जाता है तो ईंट का समान लाल रंग हो जाता है। तो विलयन वायु प्रकृति क्षारी है, मतलब वायु की जो प्रकृति वो कैसी है, क्षारी है, क्षार है। क्योंकि क्षार हल्दी के साथ अपक्रिया करके लाल रंग उत्पन्न कर सकता है। तो जब सेजल विलयन वाई यानी कि वाई क्षार को वाई यानी कि एक्स अम्ल में डालती है तो लाल रंग हल्का होना आरंभ हो जाता है। लाल रंग हल्का होना यह दर्शाता है कि एक्स अम्ल है और वाई क्या है, क्षार है। वाई क्या है, क्षार है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, वाई क्षार हो जाएगा और एक्स आपका अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों में उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। जलीय प्राणियों में उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं। छिपकली जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं। मानव मूत्र यानी यूरिन में सामान्यतः 50% ह्यूमन यूरिन, ठीक है, नॉर्मली तो 50% वाटर एंड 50% यूरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, मानव में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। ठीक है, मानव में कई अन्य स्तनधारियों में उत्सर्जित प्राथमिक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद यूरिया है। यूरिया का निर्माण यकृत में प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विघटन से होता है। किसमें, लीवर में प्रोटीन और एमिनो अम्ल के साथ होता है और उसे किसे किडनी में पहुंचाया जाता है और जहां यह रक्त से निस्पंदित होकर यानी यूरिन में उत्सर्जित हो जाता है। यूरिया अपेक्षाकृत कम विषैला और जल में घुलनशील यौगिक है। इसे स्तनधारियों के लिए उपयुक्त अपशिष्ट उत्पाद बनाता है। ठीक है, और जलीय प्राणियों में उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगर छिपकली की बात करें तो छिपकलियों जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं। कौन सी, अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं, यह कथन गलत है।
देखो छिपकलियां अधिकांश सरीसृपों की तरह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करती है। किसके रूप में? यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करती है। ठीक है। अब मानव यूरिन में सामान्यतः 50% जल और 50% यूरिया होता है, यह भी कथन गलत है। यानी कि यूरिन की संरचना भिन्न हो सकती है। इसमें आमतौर पर लगभग 95% जल और यूरिया लवण अन्य अपशिष्ट उत्पादों साथ घुलनशील पदार्थ होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की कोशिकाओं का परीक्षण करते हुए कोई कोशिका द्रव्य में अनेक खाली दृष्टिगत बृहत एक्स संरचनाएं देख सकते हैं। जब कोपल कोशिकाओं के समान संरचनाएं आकार में छोटी होती हैं तो एक्स स्पीड प्रदान करती है, जो कोशिका को आकार देता है। और जल एक पोषक तत्वों का भंडारण करता है। एक्स अमीनो अम्ल एवं शर्कराओं का भंडारण ग्रह है। एक्स क्या है? लवक, केंद्रक, रिक्तिका, केंद्रक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका है। क्या है? रिक्तिका है। क्या हो जाएगा? रिक्तिका हो जाएगा। ठीक है। देखो लवक की बात करें तो लवक पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है। और केंद्रक की बात करें तो केंद्रक एक झिल्लीबंद कोशिकांग होता है। ठीक। और रिक्तिका झिल्लीबंद कोशिकांग होते हैं जो पौधों की कोशिकाओं के साथ कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और केंद्रिका केंद्रक के भीतर की एक संरचना है। तो इसलिए राइट आंसर थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है यानी कि पेंगुइनों की त्वचा पतली और कम वसा होती है। पेंगुइनों एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं। तो इसमें जो आपका हो जाएगा अपकथन और कारण दोनों सही हैं। और कारण अभिकथन से सही व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन से सही व्याख्या नहीं है। यह अभिकथन सत्य है किंतु कारण असत्य है। अभिकथन असत्य है किंतु कारण सत्य है। क्या होगा? देखो इसमें अगर देखोगे तो पेंगुइनों की त्वचा पतली और कम वसा होती है, ये आपका गलत है। ये मान सकते हैं पेंगुइनों एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं। तो इसीलिए अभिकथन असत्य है और कारण सत्य है। आपका फोर्थ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित समुच्चय को दर्शा रहा है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त, प्रजनन के लिए परपोषी जीव आवश्यक, या बहुकोशिकीय अमीबा। क्या हो जाएगा? देखो विषाणु की बात करें तो वायरस जो होता है प्रजनन के लिए परपोषी जीवों आवश्यक होना। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु आपका जो हो जाएगा यानी कि औषधियों के निर्माण में। ठीक है। और प्रोटोजोआ अमीबा हो जाएगा और कवक आपका बहुकोशिकीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला सही है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड वाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पौधे उगने के लिए दुमटी मृदा को उत्तम ऊपरी सतही मृदा माने जाने के लिए कारण की पहचान कीजिए। इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे व बड़े कण होते हैं। इसकी जल धारण क्षमता उत्तम है। इसमें खाद्य ह्यूमरस होता है या ह्यूमस है या भारी और इसमें वायु थोड़ी है। क्या हो जाएगा? ए बी सी और ए सी डी, बी और डी, ए और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सी। यानी कि इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं। इसमें जल धारण क्षमता उत्तम है। इसमें खाद्य ह्यूमस है। ए बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 20।
20 नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का पौधा पहचानिए। तो एक लिंगी पुष्प का गुलाब, पपीता, सरसों, प्यूटिनिया, रोज, पपाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पपीता। पपीता आपका जो होता है एक लिंगी होता है, ठीक है। जिन पुष्पों में केवल नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं उन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। केवल ये अपूर्ण पुष्प कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण पपीता, सफेद शहतूत, मक्का और तरबूज। पपीता, पपीते के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। उनके एक ही पौधे पर अलग अलग नर और मादा पुष्प होते हैं, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल उसमें अलग होता है। होते तो एक ही पौधे में, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। नर पुष्प केवल पुंकेसर उत्पन्न करते हैं और उनमें स्त्री केसर नहीं होता है, जबकि मादा पुष्पों में स्त्री केसर होता है, ठीक है, और वे क्रियाशील पुंकेसर नहीं होते। पपीता का पौधा क्रॉस परागण पर निर्भर करता है। जैसे क्रॉस हो जाएगा तो जहां सफल फल उत्पादन के लिए नर पुष्पों के पराग को मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। अब गुलाब है आपका, तो गुलाब उभयलिंगी, यानी कि ये आपका इसमें जो होते हैं नर और मादा प्रजनन पुंकेसर और स्त्रीकेसर होती है। सरसों में भी यह उभयलिंगी पुष्प होता है, यानी कि इसमें भी नर और मादा दोनों एक ही साथ होते हैं। और प्यूटिनिया के पुष्प उभयलिंगी होते हैं, जिसमें पुष्प के भीतर नर और मादा दोनों प्रजनन एक ही साथ होते हैं, ठीक है। तो ये साथियों, इसके बाद है क्वेश्चन, देखते हैं। नहीं, इसके बाद नहीं क्वेश्चन है। आज 20 क्वेश्चन है, पेडागोजी क्वेश्चन है नहीं इसमें आज। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट के साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए साथियों और हमेशा मुस्कुराते रहिए।